नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए एपिसोड में। आज हम दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, एक जो है यूएस से और दूसरा भारत से। यूएस वाला टॉपिक जैसे कि आप सब जानते हैं H1B वीज़ा को लेके है। जैसे कि आप सबको पता है 19 सितंबर यानी कि आज से 4 से 5 दिन पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहाँ पे बोलते हैं वो H1B वीज़ा को लेके एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट देते हैं। उन्होंने कहा कि H1B वीज़ा का प्राइस जो है उसको उन्होंने $1 लाख तक इंक्रीज़ कर दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना, उन्होंने H1B वीज़ा का जो प्राइस है $1 लाख यानी लगभग 80 से 90 लाख रुपए इंक्रीज़ कर दिए, जो कि इनिशियली सिर्फ 8 से लेके $1,000 से लेके $5,000 तक आता था, जिसका वैल्यूशन अगर आप देखें तो 10 से लेके 50,000 तक। अब ये इसके साथ उन्होंने और भी कुछ बात कहा, जैसे कि H1B वीज़ा है उसको आपको हर साल रिन्यू करना पड़ेगा। ये फीस जो है हर साल आपको देना पड़ेगा। पहले जो फीस था वो वन टाइम फीस था, अभी हर साल देना पड़ेगा। और ये नए जो H1B वीज़ा के लिए और साथ ही साथ पुराने जो H1B वीज़ा है उनको भी रिन्यू करना पड़ेगा। और ये उन्होंने 22 सितंबर यानी एक दिन पहले, आज से ठीक एक दिन पहले उस डेट से लागू कर दिया है। इसके बाद हुआ क्या? इसके बाद दुनिया भर में पैनिक छा गया, खास करके भारत की आईटी इंडस्ट्री पर, क्योंकि एक स्टैटिस्टिक्स बताता है भारत की आईटी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा H1B वीज़ा यूज़ करता है। लगभग 72 से 73% जो H1B वीज़ा होल्डर अमेरिका में है वो भारत से है। इससे भारत की आईटी इंडस्ट्री पैनिक हुआ। सिर्फ भारत की आईटी इंडस्ट्री नहीं, दुनिया भर की इंडस्ट्री और अमेरिका की जो सिलिकॉन वैली है, जो बड़े बड़े टेक जिएंट है, जैसे अमेजन हो गया, जैसे गूगल हो गया, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, उनको भी पैनिक आने लगा। ये इतना पैनिक था, अमेजन ने इमीडिएटली एक स्टेटमेंट जारी करता है और अपने सारे एम्प्लॉइज जो H1 वीज़ा के तहत कहीं बाहर है, कहीं दूसरे कंट्री गए हैं, कहीं घूमने के लिए गए हैं, उनको रिटर्न आने के लिए बोल देता है इमीडिएट बेसिस में। और साथ ही साथ आपको पता है एक ऐसा वीडियो आया था जो सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट से दुबई आने वाली एक एमिरेट्स की फ़्लाइट में पैनिक हो गया और वहाँ पे जितने सारे H1B वीज़ा होल्डर थे उन्होंने डीबोर्ड कर लिए, जिसके चलते फ़्लाइट को काफ़ी 3 से 4 घंटा डिले करना पड़ गया। इसके बाद होता ये है, अगले 1-2 दिन के अंदर अमेरिका की जो जितने टेक जिएंट है उनका रिएक्शन आना चालू हो जाता है। वो सरकार के ऊपर प्रेशर डालना चालू करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि आप हमारे देश के यानी अमेरिका की खुद के लोगों को लो, बाहर से मत लो। लेकिन टेक जिएंट का कहना था कि ऐसा इमीडिएट बेसिस पे नहीं हो सकता, जैसे आपने 22 सितंबर से लागू कर दिए वो नहीं हो सकता है। इसके ऊपर काफ़ी सारे रिएक्शन आए, उनमें से एक रिएक्शन था इलॉन मस्क की। इलॉन मस्क जैसे आप सब जानते हैं टेस्ला, स्पेसएक्स और कई सारे बड़े कंपनियों के मालिक है, फाउंडर है। उनका कहना था कि मैं भी H1B के वीज़ा के तहत यहाँ पे हूँ और मेरे जो फादर है वो आए थे, उसके बाद मैं भी यहाँ पे हूँ और मैंने जो स्टार्टअप्स चालू किए, जो कंपनी चालू की हैं, जैसे टेस्ला हो गया, स्पेसएक्स हो गया, ये उन लोगों को लेके चालू किए हैं जो कि H1B वीज़ा के तहत है। तो ऐसे बहुत सारे टेक कंपनियों का, बहुत सारे जिएंट कंपनियों का प्रेशर आना चालू हुआ। इसके बाद होता क्या है, एक इमिग्रेशन लॉयर चार्ल्स कॉल का भी बयान आता है, जिनका नाम है चार्ल्स कुर्क। उनका बयान आता है कि ये कम्प्लीटली इलीगल है और जैसे ये कोर्ट में जाएगा पूरी तरह से इसको डिजॉल्व कर दिया जाएगा। कोई कंपनी सालाना हर साल 1 करोड़ एक एम्प्लॉय के पीछे अगर सिर्फ वीज़ा में खर्चा करेगा तो आपको सैलरी क्या देगा, वो कमाएगा क्या कंपनी? और ये ऐसा नहीं कि अमेरिका में सिर्फ अमेरिका के ही लोग रहते हैं, बहुत सारा इमिग्रेंट है जो वहाँ पे रहते हैं और काम करते हैं और इनकी जो टेक जिएंट्स है उन कंपनियों के लिए काम करते हैं। तो सारे कंपनियों की तरफ से प्रेशर आना चालू हुआ। जैसे ही प्रेशर आना चालू हुआ तो यूएस की सरकार की तरफ से बयान आना स्टार्ट हुआ और ये बयान के सुर थोड़ा बदले लगे।
तो सबसे पहले उनका बयान आया कि ये H1B वीज़ा जो है जो ट्रंप ने नया लागू किया है वो पुराने वीज़ा होल्डर्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ नए वीज़ा होल्डर के लिए। यानी अगर आप नया कोई पर्सन वीज़ा अप्लाई करता है H1B वीज़ा, उसको ये पैसा देना पड़ेगा, और वो भी वन टाइम। पहले बोला जा रहा था सबके लिए है, पुराने लोग नए लोग जो भी है सबके लिए H1B वीज़ा का जो पैसा है वो देना पड़ेगा, लेकिन अब ये बात हो रहा है सिर्फ और सिर्फ नए लोगों के लिए। दूसरी, पहले बोला जा रहा था कि हर साल देना पड़ेगा, हर साल आपको रिन्यू करना पड़ेगा और हर साल 1 करोड़ देना पड़ेगा, लगभग 1 करोड़ जो $1 लाख। अब ये है कि सिर्फ वन टाइम फ़ी है, और जो पुराने वीज़ा होल्डर है जो जब उनका H1B वीज़ा एक्सपायर करेगा तब जाके देना पड़ेगा, यानी किसी का 3 साल में, किसी का 4 साल में, किसी का 5 साल में, इमीडिएट बेसिस पे नहीं करना पड़ेगा। इसमें और भी एक बात है कि यहाँ पे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को एग्जम्पशन दे दिया गया है। यानी अमेरिका में डॉक्टर की शॉर्टेज है, जो बाहर से इमिग्रेंट डॉक्टर्स गए हैं, जो स्टाफ गए हैं, नर्सिंग स्टाफ गए हैं, या और कोई ऐसे लोग हैं जो मेडिकल प्रोफेशन के साथ एसोसिएट है, उनको इस वीज़ा, इस जो नया वीज़ा है, जो प्राइस है, इससे एग्जम्पशन दे दिया गया है। इस बीच चाइना ने एक बहुत बढ़िया कार्ड खेल दिया है। चाइना ने एक नया वीज़ा अनाउंस कर दिया है जिसे वो बोलता है कि के वीज़ा। देखिए चाइना ने क्या किया है, चाइना बोलता है कि आप यूएस मत जाओ, आप हमारे देश आओ, हमारे देश में आप काम करो, आपको यूएस की तरह झेलना नहीं पड़ेगा। उसने पूरा ग्लोबल कम्युनिटी को, ग्लोबल के जो माइंड सेट है, जो स्किल्ड माइंड सेट है, उनको अट्रैक्ट करने के लिए एक नया वीज़ा लागू कर दिया है। अक्टूबर महीने से वो चालू करेगा, उसकी अनाउंसमेंट अभी से हो गया है, जिसका नाम है के वीज़ा। इस वीज़ा में उनका कहना है आप आईटी इंडस्ट्री से हो, आप एजुकेशन से हो, आप टेक से हो, आप साइंस से हो, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट से हो, आप आइए हमारे देश में काम कीजिए। इसके कई सारे उन्होंने फ़ायदे बताए हैं, जैसे कि आप मल्टीपल एग्जिट एंट्री कर सकते हैं, आपको लोकल स्पॉन्सर देने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ इस वीज़ा के तहत आप यहाँ पढ़ाई भी कर सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं, आप फिलोसोफर बन सकते हैं, आप किसी भी बैकग्राउंड में हैं तो आप आ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अभी न्यूज़ बना हुआ है। खैर ये तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा ये किस दिशा में जा रहे हैं, किस मोड में जा रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल इसमें सरकार ने थोड़ा सा यूएस की सरकार ने थोड़ा सा यू टर्न लिया है, बैक स्टेप लिया है, और साथ में चाइना ने भी एक मास्टर कार्ड खेल दिया। हम आगे देखेंगे कि आने वाले समय में ये कहाँ तक जाता है। दोस्तों अब आ जाते हैं हम आज के दूसरे न्यूज़ पर, जो है भारत की डिफेंस इंडस्ट्री से, इंडियन एयरफोर्स से। प्रिंट के सोर्स से एक न्यूज़ आया है जो ये कहता है कि इंडियन एयरफोर्स और भारत की सरकार Su-57 फाइटर जेट खरीदने के लिए सोच रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है, फिलहाल जो है 5th जनरेशन फाइटर प्लेन सिर्फ यूएस के पास है F-35, और आपके रसिया के पास है Su-57, और चाइनीज़ के पास है J-20, J-35। जाहिर सी बात है चाइना से तो इंडिया खरीदेगा नहीं, और यूएस से इसीलिए इंडिया नहीं खरीद रहा है क्योंकि यूएस बहुत सारी चीज़ में रेस्ट्रिक्शन लगा है, जैसे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो गया, या सोर्स कोड हो गया, और स्पेयर पार्ट्स हो गया। और F-35 की ऑपरेशन अवेलेबिलिटी को देखते हुए भारत ने ही खुद F-35 में इंटरेस्ट नहीं लिया है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को एहसास हुआ कि उसको एक एडवांस फाइटर जेट चाहिए, क्योंकि हमारी खुद की जो एम का फाइटर जेट है, जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है, एडवांस मीडियम एयरक्राफ्ट फाइटर जेट है, उसको आने में अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा। अभी भी उसको आने में सिर्फ फर्स्ट प्रोडक्शन होने में 2030 हो जाएगा, उसके बाद उसकी टेस्टिंग रोल आउट होते होते 2032-2035 पहुंच जाएंगे, तो काफ़ी टाइम उसमें लगेगा। और उस गैप को ऐसे भी हमारी इंडियन एयरफोर्स की जो स्क्वाड्रन है, फिलहाल MiG-21 रिटायर्ड हो रहे हैं, इसके बाद जागुआर रिटायर्ड होंगे, उसके बाद आपका मिराज रिटायर्ड होंगे। तो हमारी जो जैसे आईएफ की जो स्ट्रेंथ है 42 स्क्वाड्रन है, उससे वो कम होते होते 30-32 स्क्वाड्रन तक आ जाएगा। उस गैप को भरने के लिए भारत अपनी एयरक्राफ्ट तेजस के ऊपर तो काम कर ही रहा है, लेकिन
तेजस अभी भी MK1A अभी भी जैसे कि आपको पता है रोल आउट हुआ नहीं है, अभी भी उसका प्रोडक्शन चल रहा है, इंजन की इशू चल रहा है। इसको देखते हुए भारत एक स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदना चाहता है जो है Su-57। अभी इसके पीछे की बैकग्राउंड क्या है? दरअसल 2018 में भारत इस Su-57 के पार्टनर भी था, जिसका नाम था 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं FGAV। लेकिन 2018 में भारत इस प्रोजेक्ट से बैकआउट कर गया। पहले इंडिया रसिया मिलकर ये फाइटर जेट बनाने वाले थे, लेकिन भारत इस प्रोजेक्ट से विड्रॉ कर लिया खुद को। पहला चीज़ें, इसकी इंजन की पावर कम था। जो इंजन L4F1 इंजन यूज उस समय कर रहा था, उसमें उतना पावर नहीं था जो 5th जनरेशन सुपरसोनिक जो फाइटर जो एयरक्राफ्ट चलते हैं वो उसके लिए उतना पावर नहीं दे पा रहा था। दूसरा, ये कम्प्लीटली 5th जनरेशन उस टाइम पे नहीं था। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हो गया, रडार हो गया, मिसाइल हो गया। मिसाइल तो खैर बाद में इंटीग्रेशन होता है, बट रडार हो गया, ये कम्प्लीटली 5th जनरेशन नहीं था। और तीसरा, इसका कॉस्ट, भारत इसमें करीब 1400 करोड़ इन्वेस्ट करने के बावजूद भी भारत इसको कॉस्ट वायबल नहीं देख के इस प्रोजेक्ट से विड्रॉ कर गया था। लेकिन अब जो है जियोपॉलिटिकल सिनेरियो ऐसे बन चुका है कि भारत और रूसिया की फ्रेंडशिप काफ़ी हद तक बहुत बढ़िया चल रहा है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और रशिया ने भारत को पूरी तरह से ये Su-57 जो ऑफ़र किया, इसके साथ साथ ये कहा है कि आप हमसे 2 स्क्वाड्रन जो है फ्लाई इन मोड में लीजिए। जो प्रिंट के हवाले से न्यूज़ आया है कि IF इंडियन एयरफोर्स कंसीडर कर रहा है कि 2 स्क्वाड्रन जो है फ्लाई इन मोड में, यानी जो रसिया में बनेगा सीधा भारत आएगा, उसको लेगा। इसके बाद 3 से लेकर 5 स्क्वाड्रन लोकली प्रोडक्शन होगा। और लोकली कहाँ पे? जो हाल की नासिक फैसिलिटी है वहाँ पे प्रोडक्शन होगा, जहाँ पे Su-30 MKI का प्रोडक्शन हुआ है। हाल फिलहाल में एक टीम भी विजिट किया है और टीम विजिट आ रहा है, और भी टीम विजिट आ रहा है। और रशिया ने साथ ही साथ कंप्लीट टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र इस 5th जनरेशन फाइटर क्राफ्ट का भारत को देने के लिए बोला है। इंजन टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए बोला है। इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी इसमें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, आप इसमें ऐड कर सकते हो। और इसमें आपकी जो राडार है वो भी भारत का ही बना हुआ आप लगा सकते हो। इसकी जो सोर्स कोड है जो मिसाइल इंटीग्रेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी है, उसको भी देने के लिए रूसिया राजी हो चुका है। साथ ही साथ लोकल प्रोडक्शन, यानी इंडिया में ही बनेगा। पहले 2 स्क्वाड्रन जो है 35-36 फाइटर जेट है जो रसिया से फ्लाई इन करेगा इंडिया को, उसके बाद इंडिया में ही प्रोडक्शन होगा। तो भारत इसको कंसिडर करने के लिए सोच रहा है। जैसे कि आपको पता है 13 सितंबर को IAF ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक प्रपोजल देता है कि हमको 114 राफेल फाइटर जेट चाहिए, जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करके आप सीधा उनसे खरीदिए। लेकिन वो गवर्नमेंट, उसको भी गवर्नमेंट कंसिडर कर रहा है। अब गवर्नमेंट के पास 2 ऑप्शन है, राफेल, Su-57 या फिर दोनों। तो आज का टॉपिक यहीं पे रखते हैं। ये दोनों टॉपिक के ऊपर हम बात किए। आपको कैसे लगा आप बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गुड नाइट।